का सफर, सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और वायुसेना अब एक गर्भवती महिला के लिए संकट मोचक साबित हुए। सेना के जवानों ने इस महिला की उस वक्त मदद की जब वो दर्द से कराह रही थी। भारी बर्फबारी में मदद करना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही इन जवानों को महिला की हालत के बारे में जानकारी मिली तो वो उसे स्ट्रेचर पर उठाकर ले गए। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जवानों को काफी मुश्किल हुई, पर फिर भी सेना और वायुसेना के जवानों ने मिलकर उसे अस्पताल में पहुंचाया। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनोखे तरीके से प्रदर्शन हुआ। यहां नई बनी डिजिटल लाइब्रेरी का ताला खुलवाने को लेकर एक छात्र ने जमीन के अंदर घुसकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र के सिर और गर्दन को छोड़कर बाकी हिस्सा जमीन के अंदर था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल 18 नवंबर को इस डिजिटल सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, लेकिन इसके उद्घाटन के करीब 3 महीने बाद भी लाइब्रेरी पर ताला लगा हुआ है। वहीं कई छात्र परीक्षा नजदीक आने की बात कहते हुए इस लाइब्रेरी को खोलने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में उर्स के दौरान एक सांड घुस गया। इससे वहां अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। घटना में 14 श्रद्धालु जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जब ये सांड वहां घुसा उस वक्त घटनास्थल पर 15,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पंजाब के पठानकोट में ITI के कुछ छात्रों ने ऐसी साइकिल बनाई है जो बगैर चेन के चलती है। इन्होंने बताया कि चेन की लाइफ कम होती है और उसके टूटने का भी खतरा ज्यादा रहता है। यही नहीं, चेन में कहीं पर कपड़ा फंसने से कोई हादसा होने का भी डर बना रहता है। ऐसे में छात्रों का दावा है कि बगैर चेन की साइकिल से हादसे का खतरा काफी कम हो जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग पर बर्फ जमा होने की खबर फर्जी निकली। इस मामले में 3 पुजारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने इस मामले की तफ्तीश की थी। पुलिस का कहना है कि ये बर्फ मंदिर के बाहर से लाकर रखी गई थी। इससे पहले पिछले साल 30 जून को बर्फ की परतें जमने की खबर सोशल मीडिया पर फैली थी। इसके बाद ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ। इस दौरान कई लोगों ने त्र्यंबकेश्वर की जलवायु और गर्भगृह में तापमान को देखते हुए बर्फ बनने पर संदेह जताया था, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि ज्योतिर्लिंग पर बर्फ जमा होने का ये वीडियो फर्जी है। लखनऊ में लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। देश की कुछ और जरूरी खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एक दिन पहले श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। 12 फीट ऊंची ये प्रतिमा लखनऊ एयरपोर्ट पर लगाई गई है। 3 दिनों तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी भी भाग लेंगे। वहीं समापन समारोह में रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। इस समिट में कारोबारी मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा समेत कई नामी हस्तियां भी भाग लेंगी। देहरादून में सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने इन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। आरोप है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली हुई है। इसी मामले में ये युवा CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा खुद अगरतला में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी यहां DTH मॉडल पर काम करेगी, यानी D से डेवलपमेंट, T से ट्रांसपेरेंसी और H से हार्मनी। ये मैनिफेस्टो जारी करने के बाद नड्डा ने वहां रैली भी की। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी हुई है। इनमें बारामूला, बांदीपोरा और अनंतनाग समेत कई इलाके शामिल हैं। मौसम विभाग ने यहां लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। राज्य के कई हिस्सों में काफी बर्फबारी हुई है, जिससे प्रदेश में बर्फीले तूफान का खतरा बढ़ गया है। तुर्की में आए भूकंप के बाद वहां भारत की तरफ से भेजी गई NDRF की टीम देवदूत बन रही है। गाजी अंटेप इलाके में NDRF ने 90 घंटे बाद एक बच्ची को जिंदा रेस्क्यू किया। इधर भूकंप पीड़ितों के लिए भारत में भी प्रार्थना सभा हो रही है। ईदगाह लखनऊ में भूकंप प्रभावितों की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राज्यसभा में सरकार और प्रधानमंत्री को घेरने की विपक्ष की रणनीति कारगर नहीं हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने तीखे हमलों से विपक्ष और कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। विपक्ष नारेबाजी करता रहा और जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अकेले विपक्ष पर भारी हैं।
देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये हमलावर विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी का करारा जवाब है और देखा जाए तो एक तरह से चुनौती भी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हंगामा कर रहे विपक्ष से लोकसभा में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि उन्हें आरोप की चिंता नहीं, क्योंकि उनके पास देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास का सुरक्षा कवच है। लेकिन राज्यसभा में एक बार फिर विपक्ष ने मोर्चा खोला तो उसे सीना ठोक जवाब मिला। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे फर्क से। गुरुवार को लोकसभा के उलट राज्यसभा की तस्वीर बदली हुई थी। अच्छी संख्या में मौजूद विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान नारेबाजी की, जमकर शोर शराबा हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने सधे हुए अंदाज में पलटवार किया। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। असल में सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मौका सरकार के कामकाज के बारे में बताने का था, लेकिन विपक्ष के तीखे विरोध ने सदन का माहौल तीखा कर दिया। लिहाजा विपक्ष शोर करता रहा, प्रधानमंत्री कांग्रेस पर बरसते रहे। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम। मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट को 2024 के सियासी संग्राम में बड़ा हथियार बनाना चाहता है और प्रधानमंत्री अपनी सरकार में हुए जबरदस्त विकास को सामने रखना चाहते हैं। संसद में भी आज उन्होंने विकास का ब्यौरा दिया तो कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे, लेकिन संसद के बाहर विपक्ष भी अपनी घेरेबंदी में जुटा है। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। तो कमल का फूल मुरझा रहा है, उसके ऊपर झाड़ू चलेगी? वह वही नहीं था जिसका जवाब संपूर्ण विपक्ष चाहता था। 10 लाख करोड़ रुपए का जो ये घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, जो शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला, उसमें प्रधानमंत्री के ऊँट सेले हुए थे। अडानी के डर के मारे कांप रहे थे, अडानी का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ संसद में घमासान दिखा तो दूसरी तरफ सड़क पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला और दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। संसद में तो विपक्ष की इस रणनीति को प्रधानमंत्री ने नाकाम किया, लेकिन लगता है कि चुनावी मैदान में टक्कर जोरदार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर सर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी जरूरी खबरें होती है। ये वो खबरें हैं जिसका सीधा असर आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबर छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में सेंसेक्स 142 अंक उछला, जिसके बाद 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स 60,806 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 21 अंक की बढ़ोतरी के बाद 17,893 पर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी दर्ज की गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को सोने की कीमत में 35 रुपए का इजाफा हुआ। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने का भाव 57,410 रुपए हो गया। हालांकि पिछले ट्रेड में 10 ग्राम सोने की कीमत 57,375 रुपए थी। वहीं चांदी के दाम 5 रुपए फिसले हैं, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 67,941 रुपए हो गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी रही चित्रा रामकृष्ण को जमानत दी। एनएसई के एम्प्लॉयज की गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग और स्नूपिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये जमानत मिली है। चित्रा रामकृष्ण को पिछले साल 14 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चित्रा रामकृष्ण ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। अमेरिका की दिग्गज मास मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन ने छंटनी का ऐलान किया। रिपोर्ट्स के अनुसार डिज्नी ने कॉस्ट कटिंग करने, अपने स्ट्रीमिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिशों के तहत अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स में से 3.6% यानी 7,000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने का फैसला लिया। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है। छत्तीसगढ़ में एक नई पहल ने कमाल कर दिया है। गोबर के इस्तेमाल से किसानों की आय बढ़ाने की योजना पहले से चल रही है, लेकिन अब गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। गोबर पेंट को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने सभी सरकारी भवनों को गोबर से पेंट करने का आदेश जारी किया है। राज्य में धीरे धीरे गोबर पेंट की कई यूनिट शुरू हो गई है। गोबर पेंट की खूबसूरती, उसकी पवित्रता अपनी जगह पर है। बड़ी बात यह है कि इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि चलन में आ जाने पर लोग दीपावली में गोबर पेंट का उपयोग अपने घरों में भी शुरू करेंगे। खूबी यह है कि गोबर पेंट वैसा ही है जैसा पेंट हम अपने घरों में करते हैं, लेकिन अलग इसलिए है क्योंकि यह पर्यावरण के लिए मुफीद है। इस यूनिट में पहली बार कुछ नया करने के लिए प्रयास किया गया था, जिसका अब 1.5 साल में एक अच्छा प्रतिफल सामने आ रहा है। यहाँ महिलाओं के द्वारा जो गोबर क्रय किया जा रहा है, उसी गोबर से पेंट बनाने की यूनिट लगाई गई है और पेंट बनाने का जो पूरी प्रक्रिया है वो महिलाओं के द्वारा स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के द्वारा पूर्ण की जा रही है। और निश्चित रूप से कुछ नया यदि है तो इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन आज इसकी क्वालिटी एशियन बर्जर पेंट्स के इक्विवेलेंट है। किसी भी वाटर के थिकनेस के लिए जो पेंट में केमिकल्स यूज किए जाते हैं, इसमें गोबर का पानी यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यदि इसमें देखना चाहेंगे तो एक पहले घोल तैयार किया जा रहा है फर्स्ट टैंक में, सेकंड डी वाटरिंग की जा रही है। डी वाटरिंग में गोबर से ये अवशेष निकाल के बाकी उसका जो पानी है उसको अलग किया जा रहा है और इस पानी का ही उपयोग पेंट बनाने के लिए किया जा रहा है। और ये जो सामने निकल के आ रहा है, इससे पुट्टी बनाने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है और पुट्टी बननी शुरू हो गई है। गोबर से पुट्टी बन रही है। इसका उपयोग हमने अपने ऑफिस में और इवन मैंने अपने घर में भी किया है और बहुत अच्छा एक क्वालिटी है। इस जो पानी गोबर का पानी निकला, इसको एक ब्लीचिंग टैंक में लाया जाता है। इस ब्लीचिंग टैंक में 100 डिग्री में पानी को गर्म किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है और इसको ब्लीच करके इसी पानी का उपयोग पेंट के रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। फिर थर्ड यूनिट में उसमें बाइंडर्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर पेंट का रूप तैयार किया जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें हम जिस क्वालिटी का पेंट बाहर देखते हैं, चाहे वो डिस्टेम्पर हो या इमल्शन पेंट हो, वेदर सील्ड पेंट हो, उसी क्वालिटी के पेंट रेडी हो रहे हैं। और खुद हमने अपने नगर निगम की बिल्डिंग में और मैंने अपने घर में इसको ट्राई किया है और निश्चित रूप से ये बारिश में भी वही असर आ रहा है जो वेदर सील्ड पेंट कर रहता है। अमेरिका ने भारत रूस तेल नीति को सही बताया है। विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें को जानने समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर। अमेरिका ने साफ किया कि उसे भारत के रूस से तेल खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध बेहद अहम हैं, जबकि दोनों देशों के नीतिगत दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इसी बीच भारतीय कंपनियों ने कम दामों में रूस से काफी तेल खरीदा। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो अपने लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए ये खरीदारी जारी रखेगी। उत्तर कोरिया की सेना ने प्योंगयांग में एक बड़ी परेड निकाली। इस दौरान वहां के राष्ट्रपति किम जोंग और उनकी बेटी भी साथ दिखी। दरअसल ये मौका सेना के 75वें स्थापना दिवस का था, जिसमें किम जोंग उन ने अपनी परमाणु सशस्त्र सेना की तारीफ भी की।
पाकिस्तान बड़े तेल संकट से घिर गया, वहां की सरकार ने साफ किया कि उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो पेट्रोल की जमाखोरी करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक ने पेट्रोल सप्लायर्स को सख्त लहजे में चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने माना कि पाकिस्तान के पास 1 महीने से भी कम का पेट्रोल और डीजल बचा है। इसी को देखते हुए शहबाज सरकार जमाखोरी पर लगाम कसने की तैयारी में है। तुर्की में आए भूकंप से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इसमें हताए इलाके की सड़कें टूटी दिख रही हैं। साथ ही ये भी दिखाई दिया कि कई कारें इन सड़कों में बनी दरारों में समा गई हैं। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि तुर्की में भूकंप की वजह से काफी नुकसान हुआ है। सिंगापुर में कोरोना संकट से थोड़ी राहत मिली, जिसके बाद वहां की सरकार ने सख्त कोरोना नियमों को हटाने का फैसला लिया। साथ ही अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भी नियम आसान हो जाएंगे। उन्हें अब कोरोना ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेना होगा। और न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हुए पब्लिक होर्डिंग पर एक जरूरी खबर है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में छटनी का दौर चल रहा है। सबसे बुरा हाल अमेरिका के आईटी सेक्टर का है, जहां पिछले 3 महीने में ही करीब 2 लाख आईटी कर्मचारियों की जॉब चली गई। इस मुश्किल दौर में सबसे ज्यादा भारतीय आईटी प्रोफेशनल बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में भारतीय आईटी पेशेवरों को लेकर एक मुहिम शुरू की गई है। अमेरिका में भारी छटनी के बीच 2 इंडियन अमेरिकन संस्थाओं ने ऑनलाइन पिटीशन लॉन्च की है। इस पिटीशन के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से H-1B वीजा रखने वालों के लिए ग्रेस पीरियड बढ़ाकर 1 साल करने की मांग की गई है। मौजूदा नियम के मुताबिक H-1B वीजा पर काम कर रहे किसी विदेशी नागरिक की जॉब जाने के बाद उसे नई नौकरी ढूंढने के लिए 2 महीने का समय मिलता है। अगर 2 महीने में नई जॉब नहीं मिलती है तो H-1B वीजा होल्डर को अमेरिका छोड़कर जाना होता है। लेकिन मौजूदा आर्थिक स्थिति में 60 दिन में दूसरी जॉब पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए H-1B वीजा होल्डर का ग्रेस पीरियड 2 महीने से बढ़ाकर 1 साल या कम से कम 6 महीने तक करने की मांग उठाई गई है। अमेरिकी कंपनियां तय सीमा के लिए जारी H-1B वीजा पर ही विदेशी नागरिकों को नौकरियां देती है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां हर साल H-1B वीजा पर ही चीन और भारत से हजारों लोगों को काम पर रखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजी गई पिटीशन में मानवीय आधार पर पीड़ित परिवारों के असर को समझने की गुजारिश की गई है। हजारों लोगों का समर्थन पाने वाली पिटीशन में कहा गया है कि ग्रेस पीरियड बढ़ाने से ब्रेन ड्रेन रुकेगा और अमेरिका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में वर्ल्ड लीडर बना रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में ही 91,000 लोगों की जॉब चली गई और ये आंकड़ा आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में 70% स्टार्टअप फाउंडर्स विदेशी नागरिक हैं, जबकि पब्लिक कंपनियों के 50 से ज्यादा सीईओ भारतीय मूल के हैं। अब भारत में भी पैसों से ट्विटर का ब्लू टिक ले सकेंगे। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। ट्विटर की ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सेवा भारत में भी लॉन्च हो गई। इसमें लोगों को ब्लू के अलावा दूसरे टिक भी मिल सकेंगे। इस सेवा के लिए शुरुआती रकम 650 रुपए होगी, जो हर महीने देनी होगी। वहीं इसके साथ ही कई और फीचर्स भी जोड़े गए हैं। अब यूजर्स को ट्वीट एडिट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए 30 मिनट की टाइम लिमिट तय की गई है। भारतीय एयरटेल 150 और शहरों में 5G सर्विस शुरू करेगी। इसके लिए उसने जगह तय कर ली है। इसमें कई ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं। एयरटेल ने पिछले साल 5G सर्विस शुरू की थी, जिसके बाद से इसे 70 से ज्यादा शहरों में लॉन्च किया जा चुका है। YouTube और ट्विटर समेत कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई घंटों तक तकनीकी खामी से जूझते रहे। कहा जा रहा है कि उनका सर्वर डाउन हो गया था, जिस वजह से यूजर्स को कई दिक्कतें आई। वो ट्वीट नहीं कर पा रहे थे, न ही मैसेज भेज पा रहे थे। वहीं YouTube पर भी वीडियो देखने से जुड़ी समस्याएं सामने आई। हालांकि बाद में ये दिक्कत दुरुस्त कर ली गई। जल्द ही देश के सभी राज्यों में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव अनुराग जैन ने जानकारी एक कार्यक्रम में दी। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस सिस्टम को जरूरी बताया। उनके मुताबिक इस साल के आखिर यानी दिसंबर तक ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। जोशीमठ में जिंदगी बचाने के एक मिशन को अंजाम दिया गया। 2 सैलानी दिल्ली से विष्णुप्रयाग के लिए निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए और इसके बाद एक हादसा हुआ। चट्टान से फिसले और ये खाई में जा गिरे, लेकिन एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए और इन्हें बचा लिया।
उफनती लहरों और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जिंदगी को बचाने का मिशन। और ये मिशन चलाया जा रहा है उन सैलानियों को बचाने के लिए जो नदी के दूसरी तरफ फंस गए थे। अब ये भी जान लीजिए इस रेस्क्यू मिशन की नौबत कैसे आई। तस्वीरों में दिख रहा ये जर्जर आधा अधूरा पैदल पुल विष्णुप्रयाग तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था। 7 फरवरी 2021 को आई रैणी और तपोवन क्षेत्र की आपदा में विष्णुप्रयाग का ये पैदल पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। लेकिन लहरों में फंसे इन दोनों सैलानियों को इसके बारे में पता नहीं था और वो यहाँ पर फंस गए। आगे जब रास्ता बंद मिला तो इन्होंने दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की और इसी कोशिश में दोनों सैलानियों का पैर फिसला और ये एक ऐसी जगह गिरे जहां से वापस ऊपर चढ़ना आसान नहीं था। ये शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और ये गूगल के हिसाब से चल रहे हैं कि बोल के यहाँ से शॉर्टकट है ये विष्णुप्रयाग के लिए, और जो कि यहाँ पे ये पुल टूट चुका था इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे धौलीगंगा में ये दोनों फंस गए थे। ये सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ का जवान रस्सी और दूसरे जुगाड़ के सहारे धौलीगंगा की बर्फीली धारा में उतरा और तैरकर सैलानियों के पास पहुंचा। फिर रस्सी के सहारे दोनों को रेस्क्यू किया गया। 2 पर्यटक इस पहाड़ी पे जो पैदल गूगल के चक्कर में पैदल रास्ते से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो पैदल पुल था वो बह गया था और उसके बाद वो पर्यटक भटकते हुए इस रास्ते से और इस प्रकार से नीचे गिरने के बाद जब वो यहाँ पे आते तो उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ को पर्यटकों के फंसने की सूचना दी गई, जिसके बाद इस समय एसडीआरएफ यहाँ पे पहुंची है। बताते चले ये लोग पैदल विष्णुप्रयाग आ रहे थे जोशीमठ से घूमने। दिल्ली से जोशीमठ घूमने आए दंपत्ति इस घटना के बाद पूरी तरह टूट चुके थे। इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड उनकी मुसीबतें बढ़ा रही थी। नाउमीदी के बीच एसडीआरएफ के जवान उनके लिए देवदूत बनकर पहुंचे और मौत के भंवर में फंसी जिंदगी जीत गई। कमल नैन सिलोड़ी, जोशीमठ, गुड न्यूज टुडे। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी ही एक खबर पर चर्चा करेंगे जो 14 फरवरी से जुड़ी है। 14 फरवरी का दिन दुनिया भर में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रेमी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन भारत में इस बार इस दिन को लेकर एक खास अपील की गई है जिस पर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा हो रही है। दरअसल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काउ हग डे मनाने की अपील की है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की ओर से 6 फरवरी को जारी अपील पत्र में इसके पीछे तर्क भी दिए गए हैं। बोर्ड ने लिखा है कि हम सब जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति, हमारी जिंदगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। हम गाय को मां की तरह व्यवहार करने के कारण कामधेनु और गौमाता कहकर बुलाते हैं। पत्र में आगे लिखा है कि पश्चिमी संस्कृति और चकाचौंध के कारण वैदिक परंपराएं लगभग खत्म होने के कगार पर है। गाय के अनगिनत फायदों को देखते हुए उसे गले लगाने से खुशी मिलेगी, इसलिए सभी गाय प्रेमी 14 फरवरी को काउ हग डे के रूप में इसे मना सकते हैं। इससे जीवन खुशहाल बनेगा और पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। आपको बता दें कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक संस्था है। इस संस्था का काम केंद्र और राज्य सरकार को पशुओं के कल्याण के लिए दिशा निर्देश और नीतियां बनाने में मदद करना होता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की इस अपील पर सोशल अड्डा में लोगों की क्या राय है, ये आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी दिखाते हैं। गौ माता का पूजन करना ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और इसको यदि अच्छे से मनाने की बात की अपील हो रही है और लोग इसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकृत कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। कोई भी तारीख करो इसके सामने आप बोल सकते हो कि ये क्यों, ये प्रेम का दिन है ना, इसलिए गाय को प्रेम करो। हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो पश्चिम के प्रभाव में जिस पथ को पकड़ रहे हैं वो हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रेम का अपना एक विशेष महत्व रहा है। अब बच्चों को भारतीय संस्कृति की तरफ प्रेरित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। काऊ हगिंग करने के लिए हम तो किसान परिवार से आते हैं, हम एक दिन नहीं, हम हमेशा मिलते हैं तो हमारे काऊ को हक करते हैं। तो इस तरह से डाइवर्ट करके विषय ये अच्छा नहीं होगा। महंगाई, बेरोजगारी, अदानी का इश्यू है, इन सबको एड्रेस करना जरूरी है। आतंकवाद से हमें जूझना है। काऊ हक डे
अपील की गई है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की ओर से। क्या है काऊ हक डे, जानते हैं आप कुछ? बिल्कुल, आज भारत के अंदर में अपील करी है, इसलिए आज आवश्यकता पड़ रही है सबको बताने की। लेकिन आप ये देखेंगे कि नीदरलैंड के अंदर में ऑलरेडी काऊ हक डे बनाया जाता है कॉर्न कैम्फ्लू के नाम से। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केस देखेंगे, वहां पर भी काऊ हगिंग टूर होते हैं। इससे ये भारत के अंदर में एक बहुत ही वेलकम मूवमेंट है और मुझे लगता है कि भारत में इसको समझना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नींव है वो हमारे वेद, पुराण और शास्त्रों के ऊपर है, जहाँ पे गाय को एक हमारे भगवान का दर्जा दिया गया है, गौ माता का दर्जा दिया गया है। गाय घास खा करके दूध देती है और सांप दूध पी करके जहर देता है। ये फर्क जो है गायों में और दूसरे जानवरों में, हमारी नजरों में। हम गाय के लिए जिंदा हैं, उसके लिए जी जान थे। हमारे जीवन को न्योछावर कईयों ने किया है। शिवाजी महाराज ने मुसलमानों से उसके जो है प्रमुख को जाकर के उसका सिर काट के मलेच्छों का और गाय को लेके आ गए। परशुराम जी ने इस गायों की रक्षा के लिए सहस्त्र बाहु को जो है 21 बार उसका छेदन किया। वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को जो है हराया और नंदिनी गाय की रक्षा की। हम तो हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है। यह काऊ हब हमारे लिए बहुत बड़ा सार्थक होगा। लेकिन गाय को गले लगाने से क्या हो जाएगा? मैं तो इसको एक विदेशी संस्कृति का प्रचलन मानता हूँ। मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे और अभी एक काऊ हक डे, यानी एक दिन काऊ को हक कर लो और 364 दिन कौन गाय को देखता है? गाय कहाँ है? गाय की हालत क्या हो रही है? गाय मर रही है, गाय कट रही है। गाय को सड़क पे रोटी देने वाला कोई नहीं है। घर के आगे गाय खड़ी रहती है, उसको दुत्कार के भगाते, डंडा मार के भगाते। ठीक है, एक जन जागरण का अभियान हो सकता है, लेकिन यदि करनी है, गाय की सेवा करनी है, गाय को गले लगाना है तो 365 दिन लगाएं। और न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हुए अब खबर वाराणसी से, जहां पर अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन पहुंची। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। वाराणसी में हिलरी क्लिंटन काफी खुश नजर आई। अपने 3 दिनों के दौरे में वो यहां की परंपरा और संस्कृति से रूबरू हो रही हैं। पहले दिन हिलरी क्लिंटन ने नाव पर भी लुत्फ उठाया। अपने इस दौरे में वो स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाओं से भी मुलाकात करेंगी। हिलरी के इस दौरे को लेकर वाराणसी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हिलरी शनिवार को वाराणसी से दिल्ली लौट जाएंगे। I'm very excited to be here. I've never been here before, and I want to experience it and learn more about it. So I'm looking forward to my stay. Thank you. और चलिए अब एक दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, लेकिन ऐसे में बिहार से एक अलग तरह की मांग सामने आई है। डिप्टी सीएम से पूछा गया है कि नौकरी नहीं तो प्यार कैसे करें, बेरोजगार रहेंगे तो अपने लवर से शादी कैसे होगी। पिंकी नाम की एक यूजर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जो लिखा, हम आपको हर्फ दर हर्फ सुना देते हैं। आपको पता है हम बड़ी टेंशन में हैं। आप तो लव मैरिज कर लिए, लेकिन हमारे मैरिज पर बेरोजगारी का अड़चन लगा है। हम अफेयर के उम्र में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। सोचे थे नौकरी लगेगा तो प्रपोज करेंगे, लेकिन नौकरी तो लगने से रहा। एक तो वैकेंसी नहीं आती है और आती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। चिट्ठी बड़े दिलचस्प तरीके से लिखी गई है। पत्र सामने आने के बाद पिंकी नाम की लड़की की चर्चा सोशल मीडिया पर है। लोग उसके अंदाजे बयां से हंस रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। पिंकी कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पत्र में पिंकी ने अपने जिस लवर का जिक्र किया है उनसे हमने बात की। मुझे लगता है कि हम लोगों ने 6 का 6 विधानसभा तेजस्वी जी को दिया है और मैं बतौर लेखक इस मुहिम में भी था कि तेजस्वी जी को नेतृत्व सौंपा जाए, कि युवा नेतृत्व को बिहार में मौका दिया जाए। तो मुझे लगता है कि पिंकी ने मुझे एक माध्यम चुना है कि तेजस्वी जी तक मैं ये बात पहुंचा दूं कि बेरोजगारी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं है तो प्रेम या शादी ब्याह होना संभव नहीं है, खासकर बिहार में। तो मुझे लगता है कि मुझे एक माध्यम चुना गया। नागपुर टेस्ट में जडेजा और अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की। इसके अलावा चलिए खेल जगत की और खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। गुरुवार को नागपुर के जामथल स्टेडियम में पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए। इससे पहले कंगारुओं को टीम इंडिया ने पहली पारी में 63 ओवर 5 गेंद में 177 रन पर समेट दिया। फिलहाल भारतीय टीम 100 रन से पीछे चल रही है।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के पहले टेस्ट मैच में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय स्पिनर्स के जाल में फंस गई। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने मिलकर 8 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट किया। इनमें जडेजा ने 22 ओवर में सिर्फ 47 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 1 मार्च से 5 मार्च के बीच ये मैच खेला जाएगा। जिला प्रशासन की ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। मैच के दौरान किसी भी इमरजेंसी से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन स्टेडियम में 20 फरवरी के बाद एक मॉक ड्रिल भी करवाएगा। 15 फरवरी से हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू हो रही है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ये टूर्नामेंट होगा। खबरों की माने तो 29 टीमें भाग लेंगी। पिछले साल इस टूर्नामेंट में ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराया था। रूस में जन्मे और कजाकिस्तान की ओर से ओपन सूद दी फ्रांस टेनिस टूर्नामेंट में खेल रहे अलेक्जेंडर बब्लिक गुस्से में एक शर्मनाक हरकत कर बैठे। मैच के दौरान टेनिस कोर्ट के अंदर ही बैक टू बैक 3 टेनिस रैकेट तोड़ डाले। बुधवार को टूर्नामेंट के तीसरे सेट में मिली लीड को गंवाने के बाद वो टाई ब्रेकर में भी लगातार पॉइंट्स गंवा रहे थे।